हेलो, स्वागत है आपका अपने चैनल प्रतिभा ज्ञान पाठशाला में। आज हम हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो एग्ज़ाम में आने ही आने हैं। यदि आप इन प्रश्नों को देखेंगे तो एग्ज़ाम में आपके ज़रूर फंसेंगे, क्योंकि ये प्रश्न एग्ज़ाम में आने ही वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ऐसे प्रश्न मैंने बनाए हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है। यदि आप इनको बहुत ध्यान से देखते हैं तो आपको परीक्षा में काफ़ी हेल्प होगी। निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द कौन सा है? तो तत्सम कौन सा है? इसमें तत्सम है अक्षर। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव कौन सा है इसमें? तद्भव है इसमें जब, तद्भव है। अगला प्रश्न है, निम्न में से तद्भव शब्द का चयन करें। तो तद्भव क्या है इसमें? आदेश है। अगला है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम का चयन करें। तो तत्सम क्या है? तत्सम है रक्षा। आपको याद रख के चलना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में तत्सम का चयन करें। तो तत्सम क्या है? तत्सम यहाँ पर कास्ट है। देखिए, तत्सम वो होते हैं जो संस्कृत से जो के तो ले लिए जाते हैं, और जो थोड़ा सा परिवर्तन करके लिए जाते हैं वो क्या होते हैं? तद्भव। क्या होते हैं? तद्भव। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में तत्सम का चयन करें। तो तत्सम कौन सा है? तत्सम है यहाँ कुपुत्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम का चयन करें। तो तत्सम का चयन करना है यहाँ पर, तो कौन सा सही है? उत्साह है तत्सम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम का चयन करना है, तो क्या है? कुपुत्र था इसमें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम का चयन करना है। तो तत्सम कौन सा है इसमें? इसमें उत्साह हो गया। अगला प्रश्न है, निम्न में से तद्भव का चयन करना है। तद्भव कौन सा हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा इसमें से हमारा, क्या हो जाएगा? तद्भव गवैया। क्या हो जाएगा? तद्भव गवैया हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अयोगबाद ध्वनि किसे कहते हैं? तो अयोगबाद ध्वनि कौन सी होती है? अनुगबाद ध्वनि अनुस्वर होते हैं। जो अयोगबाद ध्वनि कौन कौन सी होती हैं? जो बिंदु होता है, किसी चीज़ पे लग जाता है बिंदु, ये अयोगवाह है। और ये भी क्या है? ये विसर्ग, ये भी अयोगवाह है। ठीक है। ये विसर्ग को और अनुस्वर को क्या बोलते हैं? अयोगवाह बोलते हैं। जो पीछे वाले हैं जो, ये अयोगवाह हैं। आपको याद रख के चलना है। अगला प्रश्न है, वा और फा किस प्रकार के वर्ण हैं? तो वा और फा दंतोष्ट हैं। क्या है? दंतोष्ट हैं। क्योंकि कौन कौन से होते हैं दंतोष्ट? या ये वा और फा हैं। तो ये जो या रा ला वा होते हैं, या रा ला वा, यह अंतस्थ व्यंजन होते हैं। इसी में से ये क्या होता है? तालव्य होता है। ये क्या होता है? धन मूर्धन्य होता है। ये मूर्धन्य होता है। ये दंतोष्ट होता है। तो ये दंतोष्ट होता है अंतस्थ व्यंजन में। ये वाला वाह है, क्या है? दंतोष्ट है। ये दंतोष्ट है। तो इसमें दांत, जो हमारी जीभ होती है वो स्पर्श करती है किसे? दांतों को, और होंठ हमारे आपस में दोनों स्पर्श करते हैं। तो ये किसे बोलने में? व और फ को बोलने में। ठीक है। अगला प्रश्न है, ध्वनि ध्वनि किसकी लघुत्तम इकाई है? तो ध्वनि किसकी लघुत्तम इकाई है? ध्वनि सबसे लघुत्तम इकाई है भाषा की। क्या? भाषा की। देखिए, ध्वनि पूछा ध्वनि ध्वनि किसकी किसकी लघुत्तम इकाई है? तो किसकी है? भाषा की लघुत्तम इकाई है। किसकी? भाषा की। और सबसे अगर प्रश्न में ये पूछा जाता कि सबसे छोटी इकाई कौन सी है इनमें, तो क्या है? बण है। क्या है? बण है सबसे छोटी इकाई। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सा स्पर्श व्यंजन है? तो इनमें से स्पर्श व्यंजन बताना है। कौन सा है स्पर्श व्यंजन? ये सभी स्पर्श व्यंजन होंगे, क्योंकि कु, का वर्ग ये भी, पा वर्ग ये भी, ता वर्ग ये भी, सब इसका है स्पर्शी व्यंजन है। फिर क्या है? चा, टा, का, चा, टा, ता और पा, ऐसा होता है कचट तक। का, चा, टा, ता और पा, ये क्या है? इसमें से हमारे ये ऊपर के हैं, का और पा और ता, ये क्या है? हमारे स्पर्श व्यंजन है। आपको याद रख के चलना है। का कौन सा व्यंजन है? तो का क्या है? कंठ है। क्या है? का कंठ है।
तो ये का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? कंठ से होता है। जो मैंने आपको बताया था कचट तप में, कचट तप में आप में जो का वाले हैं, जो का, च, ट, ता और पा, ये हमारे क्या है? कंठ हो गए, ये तालव्य हो गए, ये मूर्धन्य हो गए, ये हमारे दंत हो गए, ये ओष्ठ हो गए। तो का क्या है? का के जितने भी आगे वाले अक्षर हैं, चारों अक्षर, वो क्या है? कंठ है। ये चार सभी अक्षर 5 की 5 क्या है? ये हमारे तालव्य हैं, ये पाँचों मूर्धन्य हैं, ये पाँचों क्या है? दंत हैं, ये 5 हमारे ओष्ठ हैं। ठीक है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, उच्चारण स्थान की दृष्टि से का वर्ग के सभी वर्ण क्या कहते हैं? तो का वर्ग के कंठ है, सारे वर्ण क्या है? कंठ है। मैंने बताया था सारे वर्ण क्या है? कंठ है का वर्ग के। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शिष्य में से कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है? तो कौन सा ओष्ठ नहीं है ऐसा पूछा गया है? तो कौन सा ओष्ठ नहीं है पूछा गया है? तो ये क्या है? फा क्या? फा है, फा ओष्ठ है। ये उसमें टाइपिंग वो है मिस्टेक। क्या है? ये क्या है? सारे क्या है? माँ क्या है? मावी ओष्ठ है, पावी ओष्ठ है, फावी ओष्ठ है। तो ये क्या है? सब ओष्ठ व्यंजन है। ठीक है, इसमें से सारे की सारे क्या होंगे? ओष्ठ व्यंजन हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण ओष्ठ है? तो कौन सा है? वाह क्या है? वाह का बोलने में आपस में होंठ मिलते हैं, तो क्या है? वाह क्या है? हमारा ओष्ठ व्यंजन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वर्णों में से मूर्धन्य कौन सा है? तो मूर्धन्य पूछा गया है यहाँ पर। तो मूर्धन्य कितने होते हैं हमारे? मूर्धन्य देखिए कौन से होते हैं? का, च, ट। ये टा वर्ग वाले क्या होते हैं? मूर्धन्य होते हैं। टा टमाटर, ठा टेरा, ड डमरू, ढा ढक्कन और अन्य। ये क्या होते हैं? ये क्या होते हैं सारे? ये हमारे मूर्धन्य होते हैं। आपने पढ़ा होगा टा ठा ढा ढा। ठीक है, ये क्या है? सब मूर्धन्य है। तो इसमें से कौन सा मूर्धन्य हो जाएगा? मूर्धन्य तो हमारा मूर्धन्य ये हो जाएगा मूर्धन्य। इसमें से ये तो मूर्धन्य नहीं है, ये दंत है। इससे अवतार दे रखा है, दंत है। क्या है? दंत है ये। तो ये मूर्धन्य मैंने आपको बता दिया, इनमें से मूर्धन्य कुछ नहीं है, ये दंत है। अगर यहाँ पर मूर्धन्य की जगह दंत पूछा होता कि दंत कौन सा है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाता? ये 100 उत्तर बिल्कुल सही हो जाता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वर्णों में कौन सा मूर्धन्य है? तो मूर्धन्य यहाँ पूछा गया है। तो मूर्धन्य अभी मैंने बताया था कौन कौन से होते हैं मूर्धन्य। तो ये निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा मूर्धन्य है? तो ये 100 है। 100 क्या है? 100 क्या मूर्धन्य व्यंजन है? 100 क्यों होगा मूर्धन्य व्यंजन? देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मूर्धन्य 100 वाला, ये वाला 100 होगा, ये वाला 100 होता है मूर्धन्य। और ये वाला 100 कौन सा होता है? ये हमारा 100 आपको पता ही होना चाहिए कौन सा होता है। ये तालव्य 100 होता है। ठीक है, ये तालव्य 100 होता है। और ये वाला मूर्धन्य 100 होता है, ये मूर्धन्य 100 होता है, ये मूर्धन्य 100 होता है। ठीक है, तो ये मूर्धन्य 100 होगा। ठीक है, यहाँ पर अगर थोड़ा सा और देखिए यहाँ पर थोड़ी सी और मिस्टेक है इसमें, थोड़ा सा ये टाइपिंग में मिस्टेक है। ये वाला सा होता है तालव्य, ये सा होता है मूर्धन्य, ये सा होता है दंत। तो ये क्या है? दंत 100 है, ये मूर्धन्य नहीं है, ये दंत 100 होना चाहिए। क्या? दंत 100। ये होता है तालव्य 100, ये होता है क्या? तो ये क्या होते हैं? ये तालव्य 100, ये मूर्धन्य 100, ये दंत 100। तो ये क्या है? दंत 100 है, ये मूर्धन्य 100 है। ठीक है, ये तालव्य 100 है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण महाप्राण है? तो देखिए कचट तप में का, चा, टा, ता और पा, ये कचट तप में क्या होते हैं? ये कचट में ये देखते हैं इसमें, ये कौन था? इसमें पूछा महाप्राण। तो ये होता है, ये अल्प होता है, सारे अक्षर ये अल्प होते हैं, ये महा होते हैं, ये अल्प होते हैं, ये महा होते हैं, ये अल्प होते हैं। तो ये इसमें पूछा है कौन सा महाप्राण है? तो महाप्राण पूछा है। देखिए का क्या है? अल्प प्राण है। फिर ख महाप्राण है। इसमें कितना हो जाएगा? खो, क्योंकि का के बाद खो आता है। तो कचट तप में अगर मैं ऐसे लिखता कचट तप, ऐसे का, च, ट, ता और पा, तो का, खा, गा, घा, अड़ा। ठीक है, ये क्या हो जाते? सारे क्या हो जाते हैं? ये वाले ये हमारे जो हैं ये कंठ व्यंजन है। जो इसमें से जो ये वाले शब्द होते हैं
और ये वाले होते हैं सारे नीचे के, एक हमारे क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं, ये अल्प होते हैं और ये भी अल्प होते हैं और ये भी अल्प होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं महा, वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर क्या होता है, वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण होता है। ठीक है, क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं। तो इसमें दूसरा कौन सा है, ख है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण महाप्राण है। तो महाप्राण मैंने अभी बताया था कौन सा है महाप्राण। देखिए कौन से में होगा, का, च, ट, ता और पा। तो ता वाला ये है, ता, था, दा, धा और ना। तो क्या होगा, ये मैंने बताया था अभी कि हर वर्ग का दूसरा और चौथा क्या होता है, महाप्राण होते हैं। तो दूसरे में ये हमें था दिखाई दे रहा है, तो ये क्या है, थो क्या है, महाप्राण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। तो संयुक्त व्यंजन आपको पता होना चाहिए, जो किससे मिलकर चार होते हैं संयुक्त व्यंजन, जो दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं, दो शब्दों से। देखिए कौन कौन से है इसमें संयुक्त व्यंजन। तो इसमें संयुक्त व्यंजन है छा, ये वाला सौ वाले। देखिए छा से किस होता है, ये का प्लस सौ से मिलकर बना होता है। ठीक है, का प्लस सौ से मिलकर बना होता है। तो ये क्या होता है, ये होता है क्षत्रिय वाला। फिर सिरा क्या होता है, सिरो होता है स प्लस रा। ठीक है, फिर ये जो प्लस न्यो। ठीक है, और ये होता है त्रा, ता प्लस रा, ये त्रा होता है। ये क्या होते हैं, हमारे संयुक्त अक्षर होते हैं। और हमारे ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं, वो भी चार होते हैं। ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं, स ह। ये क्या होते हैं, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, कंठ। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन होते हैं, या, र, ला और वा। ये हमारे क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तालव्य, मूर्धन्य, दंतोष्ठ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण क्या है। तो आ है, आ क्या है, आ क्या पूछा है यहाँ पर, आ हमारा। देखिए इसमें तो थोड़ा सा मिस्टेक है टाइपिंग। यहाँ अगर प्रश्न होता हमारे यहाँ होता प्रश्न कि कौन सा कंठ है, तो कंठ हमारा क्या हो जाता, कंठ हमारा आ हो जाता, तो उत्तर आ सही हो जाता। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वर्ण है। तो ये भी अभी अब रिपीट हुआ है। अगला प्रश्न है, चा, छा, जा, झा, णा ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं। तो ये क्या कहलाती हैं, ये कहलाती हैं क्या, तालव्य कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, चा, छा, जा, झा, झा, ये हैं सब क्या हैं, तालव्य हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ हमारा कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, ख। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये वाला सी हो जाएगा। 100 वाला ये क्या कहलाती हैं, तालव्य कहलाती हैं। क्योंकि अभी मैंने आपको इससे पहले प्रश्न में बताया था कि का, चा, ये वाला चा है, जो चा वाला जितने भी हैं, चा, छा, जा, झा, णा, ये क्या है, ये हमारी क्या है, सब तालव्य हैं। ये क्या है, कंठ हैं। ये वाली टॉ वाली क्या होती हैं, मूर्धन्य होती हैं। और ता वाली कौन होती है, ता वाली दंत होती हैं। पा वाली कौन सी होती है, पा वाली ओष्ठ होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, सदैव एक वचन में कौन सी संज्ञा होती है। तो एक वचन में कौन सी संज्ञा होती है, एक वचन में होती है भाववाचक संज्ञा। सदैव एक में ही होती है, वो हमेशा एक वचन में प्रयोग होता है भाववाचक के लिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, जातिवाचक उपभेद है। तो जातिवाचक उपभेद कौन सा है। तो जातिवाचक उपभेद यहाँ पर द्रववाचक हो गया। क्या, द्रववाचक। ये क्या है, हमारे द्रव, ये क्या है, किसी द्रव की जाति पता चल रही है द्रव की, तो क्या है, ये द्रव है। ठीक है, अगला प्रश्न है, धनु राशि में प्राणों का नाम बताइए। तो धनु राशि में प्राण का नाम क्या होता है। तो ये चलिए ये छोड़ते हैं, यहाँ से देख रहे हैं। महामना जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो ये कब की थी, ये भी छोड़ दीजिए, तो मिस्टेक है। देश में अनेक विभीषण पैदा हो गए हैं। तो ये क्या, कौन सा होगा, भाववाचक होगा, व्यक्तिवाचक होगा, जातिवाचक होगा। तो ये क्या हुआ, ये हमारा क्या हुआ, हमारा हो जाएगा जातिवाचक। क्योंकि यहाँ पर देश में अनेक विभीषण, तो विभीषण किसी
एक व्यक्ति का नाम ना होकर सारे जितने भी वैसे व्यक्ति हैं उनके बारे में जो विभीषण की तरह रिएक्ट करते हैं उनको दिया गया है। तो ये क्या है, विभीषण क्या है, जातिवाचक संज्ञा हो गई। बालकों अच्छाइयों को अपनाना सीखो, तो ये कौन सा है, बालकों माने सबकी बालक की जाति का बोध हो रहा है, तो यहाँ पर भी क्या है, जातिवाचक है, क्योंकि सभी बालकों का बोध हो रहा है। अगला प्रश्न है, स्वयं किसी बुराई नहीं है करता, तो स्वयं किसकी बुराई नहीं करता है, व्यक्तिवाचक हो जाएगा, क्योंकि स्वयं किसी व्यक्ति के एक पर्सनल व्यक्ति का नाम लेकर कहा गया है, तो स्वयं किसी की बुराई नहीं करता क्या है, व्यक्तिवाचक है। अगला प्रश्न है, पांडव दुर्योधन की चालों को समझ गए, तो पांडव दुर्योधन की चालों को समझ गए, तो पांडव क्या है, एक जाति का नाम है, पांडव क्या है, जाति का नाम है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, क्या हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। अगला प्रश्न है, गुरुजी का व्याकरण आज भी प्रमाणिक है, तो गुरुजी का यहाँ पर गुरुजी से बात चल रही है, व्यक्तिवाचक क्या हो जाएगा यहाँ पर, व्यक्तिवाचक, क्योंकि गुरुजी के लिए प्रश्न हो रहा है, कोई भी गुरुजी हो उनके लिए प्रश्न है, तो जी गुरुजी का व्याकरण आज भी क्या है, प्रमाणिक है, तो क्या है, व्यक्तिवाचक है। अगर यहाँ पर क्योंकि गुरुजी एक मुख्य व्यक्ति का नाम लेके कह रहे हैं, गुरुजी सारे गुरुजनों को नहीं कह रहे, अगर गुरुजनों लिखा होता तो यहाँ पर जातिवाचक हो जाता, गुरुजी लिखा है एक पर्सनल व्यक्ति के लिए, अगर गुरुजनों होता गुरुजनों का, तो गुरुजनों का क्या होता, जातिवाचक हो जाता। अगला प्रश्न है, गीत के स्वप्रकाश सौदागर आया है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ये हमारा इसमें जातिवाचक हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, इस देश में हरिश्चंद्र घटते जा रहे हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हरिश्चंद्र जातिवाचक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक व्यक्ति को ना लेकर हरिश्चंद्र को पर्सनल ना लेकर हरिश्चंद्र घटते जा रहे हैं, सभी के लिए कहा गया है, तो यह है जातिवाचक है, ठीक है। अगला प्रश्न है, अल्पस पर्वत यूरोप का हिमालय है, तो ये क्या है, जातिवाचक है, क्या है, जातिवाचक है। अल्पस पर्वत यूरोप का हिमालय है, तो ये क्या है, जातिवाचक हो गया, ठीक है, कि सारे पर्वतों को जाति बता रहा है। नेताजी अब नहीं रहे, तो नेताजी अब नहीं रहे, इसमें कौन सा है, व्यक्तिवाचक है, क्योंकि नेताजी खाली एक पर्सनल व्यक्ति के लिए कहा गया है, तो ये क्या है, जातिवाचक है। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र को राष्ट्रपिता कहा गया है, तो ये क्या है, व्यक्तिवाचक है, क्या है, व्यक्तिवाचक है, क्योंकि लोकतंत्र क्या है, एक है, तो एक क्या है, तो ये क्या है, एक के लिए कहा गया है, जब एक के लिए प्रयोग होता है कोई भी चीज़ तो व्यक्तिवाचक होती है, ठीक है, पर्सनल के लिए। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों को अपनी पुस्तक पर ध्यान देना चाहिए, तो ये क्या है, हमारे इसमें विद्यार्थियों को पूछा गया है, तो ये व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है, या फिर वी और सी दोनों है, तो ये क्या है, यहाँ बी और सी दोनों नहीं हो जाएंगे, यहाँ भाववाचक होगा, क्योंकि विद्यार्थियों को अपनी पुस्तक पर ध्यान देना चाहिए, तो विद्यार्थियों को अपनी पुस्तक पर ध्यान देना चाहिए, तो यहाँ पर भाववाचक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जातिवाचक होगा, क्योंकि विद्यार्थियों का पूछा गया है, तो सारे विद्यार्थियों के बारे में कहा गया है, तो यहाँ क्या है, सारे विद्यार्थियों की जाति के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय परिधान व बदल गया, तो ये क्या है, भाववाचक है, क्या है, जिसके आगे तुमने बताया कि अपना के आगे, अगर अपना के आगे तो प्रत्यय लगा दो तो क्या हो जाएगा, अपनत्व हो जाता है, ऐसे ही है, परिधान के आगे नवा लगा दिया तो बदल गया, तो ये क्या हो जाएगा, भाववाचक हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, मानवों के लक्ष्यों में ईर्ष्याएं भूख जा रही हैं, तो ये कौन सा हो जाएगा, मानवों माने सभी मानवों के बारे में बताया गया है, तो यहाँ क्या है, जातिवाचक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सभी के लिए बारे में बताया गया है, तो ये क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा। अगला प्रश्न, संज्ञा के रूप में स्वदेशी द्वारा नहीं होता है, तो क्या नहीं होता है, स्वदेशी नहीं है, थोड़ा सा मिस्टेक है, संज्ञा के स्वरूप में क्या नहीं होता है, तो ये क्या नहीं होता है संज्ञा के स्वरूप में, तो संज्ञा के पुरुष नहीं होता है, ठीक है, बाकी सब होते हैं। लिंग वचन कारक के आधार पर भेद होता है, तो क्या होता है, सबके आधार भेद होता है, पुरुष कोई वो नहीं है, कोई भी पुरुषवाचक क्या होता है, पुरुषवाचक संज्ञा होती है मानते हैं, मगर इसके उसमें भेद नहीं होता है, ठीक है, इसलिए लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, कारक के आधार पर होता है। अगला प्रश्न है, अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद होते हैं, तो अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो अर्थ। अगला प्रश्न, संज्ञा के रूप में किसका प्रयोग नहीं होता है, तो किसका नहीं होता है, पुरुष का नहीं होता है, वैसे पुरुषवाचक संज्ञा होती है, मगर इसमें पूछा गया किसके रूप से परिवर्तन नहीं होता है, तो ये पुरुष के
किसी पुरुष से परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, बाकी इसमें होता है लिंग के आधार पर होता है, वचन के आधार पर होता है, कारक के आधार पर होता है। अगला प्रश्न है अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद कितने होते हैं? तो अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद कितने होते हैं? ये होते हैं हमारे 5 भेद होते हैं अर्थ के आधार पर। अगला प्रश्न है भाववाचक संज्ञा का निर्माण कितने प्रकार से किया जा सकता है? तो भाववाचक संज्ञा का निर्माण 5 प्रकार से किया जा सकता है। कितने प्रकार से? 5 प्रकार से, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है भाववाचक का निर्माण नहीं होता है। तो भाववाचक का निर्माण कारक से नहीं होता है। किससे नहीं होता है? कारक से नहीं होता है। बाकी जातिवाचक संज्ञा से होता है, सर्वनाम से होता है, क्रिया से होता है, मगर भाववाचक का किससे नहीं होता है? कारक से नहीं होता है। अगला प्रश्न है ये हमारा भाववाचक का निर्माण कैसे होता है? तो भाववाचक का निर्माण किससे होता है? विशेषण से होता है। किससे होता है? विशेषण से होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है वात्सल्य भाववाचक का निर्माण हुआ है। तो वात्सल्य भाववाचक का निर्माण किससे हुआ है? ये हमारा जातिवाचक से हुआ है। किससे होता है? जातिवाचक से हुआ है। आपको याद रख के चलना है, चीज़ों को समझ के चलना है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक का उपयोग नहीं है? तो व्यक्तिवाचक का उपयोग नहीं है इसमें, किसमें नहीं है? महिला। ठीक है, क्या है? महिला। महाभारत क्या है? व्यक्तिवाचक है। पटना क्या है? व्यक्तिवाचक है। यमुना क्या है? व्यक्तिवाचक है। महिला भी क्या है? महिला जातिवाचक होगी, क्योंकि महिला सारी महिलाओं का बोध करा रही है, सारी महिलाओं का बोध करा रही है, इसलिए क्या है? ये क्या है? ये व्यक्तिवाचक नहीं है, ये क्या है? जातिवाचक है। क्या है? ये जातिवाचक है। बाकी ये व्यक्तिवाचक है, ये भी व्यक्तिवाचक है, ये भी व्यक्तिवाचक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी द्रव्यवाचक का उपयोग नहीं है? तो द्रव्यवाचक किसमें नहीं है? इसमें द्रव्यवाचक का उपयोग किसमें नहीं हुआ है? इसमें बी में नहीं हुआ है, घड़ी में, क्योंकि यहाँ पर लोहा, तेल, दूध, ये क्या है? सारे द्रव्यवाचक हैं। ठीक है, ये क्या है? द्रव्यवाचक। अगला प्रश्न है यह पानी तो हर कोई है। तो ये क्या है? ये इसमें सर्वनाम विशेषण है। ठीक है, इसमें क्या है? सर्वनाम विशेषण हो जाएगा, क्योंकि यह सबके लिए प्रयोग होता है। यहाँ पर कोई भी कर सकता है, यह है, वह है, यहाँ। ठीक है, ये क्या है? सर्वनाम है, तो ये क्या है? सर्वनाम विशेषण होगा, क्योंकि यह क्या है? यह पानी की विशेषता बता रहा है, तो ये क्या है? सर्वनामी विशेषण है। अगला प्रश्न है कौन सा शब्द भाववाचक नहीं है? तो कौन सा शब्द भाववाचक नहीं है? यहाँ पर क्या हो जाएगा? कौन सा शब्द भाववाचक नहीं है? तो उत्तर हो जाएगा हमारा मिठाई। क्या है? मिठाई हमारा भाववाचक नहीं है। चतुराई, लड़ाई, उतराई, ये क्या है? भाववाचक है, मिठाई नहीं है। अगला प्रश्न है सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किस लिए होता है? सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसमें है? तो सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वंश स्थान पर होता है। तो किसके बाद में होता है? संज्ञा के बाद में होता है। अगर संज्ञा नहीं होती है तो सर्वनाम का प्रयोग होता है संज्ञा के स्थान पर। ठीक है, अगला प्रश्न है पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, आपको याद रखना है। कितने होते हैं? 3 होते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए रखा जा सकता है? तो कौन सा? मैं क्या है? ये पुरुषवाचक होगा। क्या होगा? मैं क्या होगा? ये पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, बाकी कुछ, कोई, ये क्या है? ये अनिश्चित वाचक है। ये कोई, ये भी अनिश्चित वाचक है। कुछ के लिए होता है, जो होता है द्रव्यवाचक के लिए होता है, वस्तु के लिए, द्रव्यवाचक के लिए, और ये होता है कोई, जीव होते हैं जो किसी व्यक्ति के लिए होता है। ठीक है, जैसे कहते हैं कुछ गिर गया, पानी में कुछ गिर गया या दूध में कुछ गिर गया, तो ये क्या होता है? द्रव्य के लिए होता है। ऐसे ही कोई होता है व्यक्ति के लिए, जैसे कोई आया है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा सर्वनाम शब्दों का प्रयोग जो भाषा में किया जाता है। तो सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है भाषा में, क्या किया जाता है? इसमें किया जाता है पुनरुक्ति दोष दूर करने के लिए। क्या? पुनरुक्ति दोष दूर करने के लिए इसका प्रयोग होता है, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न सर्वनाम शब्द कुल कितने प्रकार के होते हैं? तो सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, सर्वनाम होते हैं वैसे तो मुख्य रूप से सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। कितने? 6 प्रकार के बताए गए हैं सर्वनाम, लेकिन इनके जो आगे भेद दिए गए हैं उनको मिलाकर कितने हो जाते हैं? टोटल 11 हो जाते हैं। कितने? 11। इसलिए मुख्य रूप से सर्वनाम
मुख्य रूप से 6 होते हैं वैसे तो, मगर इनके आगे जो होते हैं कि ये है वह है, ये है वह है, ठीक है, मैं वह तू ये सब क्या है, सर्वनाम है। अगला प्रश्न है, सर्वनाम शब्दों में कौन सा कारक नहीं होता है? तो इसमें सर्वनाम में कौन सा कारक नहीं होता है? तो ये नहीं होगा सत्य। बाकी होता है कर्ता, संबंध, अधिकरण सब होते हैं। सत्य तो कोई प्रश्न है ही नहीं इसमें, सत्य तो कोई होता ही नहीं है, ठीक है। सत्य तो एक ऐसी दरकार है, सत्य तो एक खाली तुम बताने के लिए, घुमाने के लिए, सत्य कोई होता ही नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है। तो सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसमें होता है? एक वचन में भी होता है और बहुवचन में भी होता है। हिंदी में कितने प्रकार के वचन होते हैं? हिंदी में 2 प्रकार के वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन, ठीक है। हिंदी में दो प्रकार के वचन है, एक वचन और बहुवचन। इसमें से ये सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसमें होता है? दोनों में होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का कर्ता प्रयोग हुआ है? तो किसमें हुआ है? इसमें हुआ है, मैं तुम्हारी एक घड़ी, मैं तुम्हारी एक घड़ी में क्या हुआ है? सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। मैं माने होता है मैं क्यों सबके लिए प्रयोग होता है। मैं अगर मैं बोल रहा हूँ तो मेरे लिए हो जाएगा, और कोई बोलेगा तो वो अपने लिए प्रयोग करेगा। मैं वहाँ जा रहा हूँ, मैं वहाँ खा रहा हूँ, मैं अपने लिए बोलूँगा, मैं जाऊँगा, मैं खाऊँगा, ऐसा करूँगा, ठीक है। ये मैं अपने लिए बोलूँगा, जो ही बोलता है वो सब सर्वनाम का मतलब ही होता है सबका नाम। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है इसमें, आपको यह काम करना है। तो आपको यह काम करना है क्या है? निश्चित वाचक हो जाएगा, क्योंकि ये निश्चित कर दिया कि आपको ही करना है ये काम। क्या करना है? आपको ही करना है और किसी को नहीं करना है। तो आपको यह काम करना है, तो यह क्या हो गया? निश्चित वाचक हो गया कि आपको ही करना है, दूसरे को नहीं करना है। अगला प्रश्न है, आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? तो ये क्या हो गया? ये मध्यम पुरुष है। क्या है? मध्यम पुरुष है। अगर यहाँ इसके यहाँ होता कि ये होता मैं, तो मैं क्या है? प्रथम पुरुष है, मैं। तो अगर यहाँ होता बह कहते कहाँ तक पढ़ा है, तो ये होता ये क्या है? ये मध्यम हो गया, ये उत्तम हो गया, ये मध्यम हो गया, जो अन्य पुरुष हो जाता वह, ये बह क्या हो जाता? अन्य पुरुष हो जाता। और ये मैं क्या है? उत्तम है। और ये क्या है? आप मध्यम पुरुष है। अगला प्रश्न है, जो आया है सो जाएगा। जो आया है सो जाएगा, इसमें क्या है? इसमें संबंधवाचक है, क्योंकि इसमें किसका संबंध बता रहा है? जो, सो, को, और, ये क्या है? सब संबंध बताते हैं। जो आया है सो जाएगा, तो इसमें संबंध बताया गया है कि जो आया है सो जाएगा, इसी सो बता रहा है, ठीक है। इसमें तो ये हो जाएगा संबंधवाचक। अगला प्रश्न है, वह यहीं रहेगा। तो ये क्या होगा? ये सत्यवाचक है, वह यहीं रहेगा। तो ये क्या है? सत्यवाचक, वह। तो ये क्या है? अगला प्रश्न है, कोई रो रहा है। तो कोई रो रहा है, इसमें अनिश्चितवाचक है, क्योंकि हमें पता नहीं लग रहा है कि कौन रो रहा है, इसलिए ये अनिश्चित है कि कोई रो रहा है। ये कौन रो रहा है, ये इसका पता नहीं है, तो ये क्या है? अनिश्चितवाचक है। तुम पत्र लिखो, तुम पत्र लिख रहे हो, तो इसमें क्या हो जाएगा? पुरुषवाचक है। क्या है? तुम पत्र लिख रहे हो, और वो पुरुषवाचक है, ठीक है। अगला प्रश्न है, जो जैसा चाहे वह दर्शन ही भरेगा। तो ये क्या है? संबंध है। जो जैसा चाहे वह दर्शन ही भरेगा। तो जो, सो मैंने बताया था अभी, तो ये क्या है? संबंध में होता है। अगला प्रश्न है, वे कल आ जाएंगे। वे कल आ जाएंगे क्या होगा? इसमें भी हमारा क्या होगा? इसमें होगा अन्य पुरुषवाचक। क्या होगा? अन्य पुरुषवाचक, कि वे कल आ जाएंगे, कि वो किसी वे हम अन्य पुरुषवाचक क्यों होगा? क्योंकि अगर मैं होता यहाँ पर, ठीक है, मैं स्वयं कर लूँगा काम, तो ये होता है, क्या होता है? उत्तम पुरुष। और आप, तुम, ये क्या होते हैं? आप हो गया, तुम हो गए, ये होते हैं मध्यम पुरुष। और अन्य पुरुष वो होते हैं कि वह, यह, ये क्या होते हैं? अन्य पुरुष होते हैं, ठीक है। ये क्या है? अन्य पुरुष है। अगला प्रश्न है, मैं कल बाजार जाऊंगी। तो इसमें क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुष हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी बताया था इससे पहले कि मैं क्या होता है? अपने आप के लिए प्रयोग कर रहे हैं। अगर हम स्वयं के लिए प्रयोग कर रहे हैं मैं, तो ये क्या हो गया? उत्तम पुरुष हो जाएगा। अगर तुम बाजार जाओगे, तो ये क्या हो जाएगा? मध्यम पुरुष हो जाएगा। वह बाजार जाएगा, तो ये हो जाएगा? अन्य पुरुष हो जाएगा। तो मैं कल बाजार जाऊंगी, तो क्या हो जाएगा? इसमें इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा उत्तम पुरुष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुष। अगला प्रश्न है, मैं खुद इसके बारे में सोच रहा था। तो मैं खुद इसके बारे में सोच रहा था, तो मैं यहाँ क्या है? निजवाचक है। क्या है? निजवाचक, क्योंकि मैं अपने आप। कहते नहीं आप भला तो जग भला, तो आप भला तो जग भला भी क्या है? निजवाचक है, क्योंकि आप आता है स्वयं के लिए, आप दूसरों के लिए नहीं कर रहे हैं, आप अपने आप के लिए प्रयोग कर रहे हैं।
आप भला तो सग भला, जग भला। तो ये क्या है, आप है। अब है मैं खुद ही इसके बारे में सोच रहा था, तो ये क्या है, निजवाचक है। ठीक है, क्या है, निजवाचक। अगला प्रश्न है, वह ही आम का पौधा है। तो ये क्या है, निश्चित कर दिया। कि क्या कर दिया, निश्चित कर दिया। तो निश्चित को हम सत्य भी कहीं कहीं बोलते हैं, मगर होता नहीं है सत्य। तो यह वह ही आम का पौधा है, तो ये क्या हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा। क्या है, निश्चित, निश्चित हो जाएगा। यहाँ पर अगर निश्चित होता तो निश्चित वाचक हो जाता। तो ये क्या है, यहाँ पर निश्चित वाचक है। ठीक है, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, उन्हें कुछ कहे विदा कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, उन्हें कुछ कहे विदा कर दो, ये हो जाएगा हमारा अनिश्चयवाचक। ये कुछ मत कहो, अनिश्चित है। ये कुछ भी कहे बिना विदा कर दो, ये क्या है, अनिश्चितवाचक हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है, वह कौन खड़ा है। तो ये पता नहीं कौन खड़ा है, यहाँ पे तो पता नहीं लग रहा है कौन है। तो ये वहाँ कौन खड़ा है, तो यहाँ क्या है, वहाँ प्रश्न कर रहा है कि वहाँ कौन खड़ा है, बताइए कौन खड़ा है वहाँ। तो ये प्रश्न हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, प्रश्न हो रहा है। किसके लिए हो रहा है, कि वहाँ कौन खड़ा है बताओ। तो यहाँ प्रश्न हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रश्नवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आप दयालु हैं तो जग दयालु है। तो क्या हो जाएगा, मैंने अभी बताया था, आप भला तो जग भला, तो यही कति निजवाचक हो जाएगा, क्योंकि ये अपने आप के लिए प्रयोग होता है, स्वयं के लिए। तो ये हो जाएगा, निजवाचक हो जाएगा। यह मेरा घर है। तो यह मेरा घर है, इसमें से क्या हो जाएगा, निजवाचक हो जाएगा। यह भी क्या हो जाएगा, निजवाचक हो जाएगा, क्योंकि यह मेरा घर है, उन्होंने कह दिया ये मेरा घर है, निजवाचक हो जाएगा। अब इस घर की देखभाल कौन करेगा। तो ये हो जाएगा प्रश्नवाचक। क्या प्रश्न हो रहा है ना, कि आप इस घर की देखभाल कौन करेगा, तो वही प्रश्नवाचक ही मिलेगा। वैसे भी प्रश्न हो रहा है इसमें, तो ये क्या होगा, प्रश्नवाचक होगा। दरवाजे पर कोई है, उसे अंदर बुलाओ। तो इसमें भी क्या होगा, अनिश्चितवाचक है। कोई पता थोड़ी है कौन है दरवाजे पर, खाली ये कह दिया गया दरवाजे पर कोई है, उसे अंदर बुलाओ। अगला प्रश्न है, विवाह चित्र तो वह है और मेरी यह है। तो ये क्या है, विवाह चित्र तो वह है और मेरी यह है। तो ये क्या है, निजवाचक है। ठीक है। अगला प्रश्न है, ये दीवार मैं आप ही गिरा दूंगा। यहाँ भी निजवाचक हो जाएगा, क्योंकि ये आप स्वयं के लिए प्रयोग हो रहा है। तो ये होगा, यहाँ पर भी निजवाचक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोहन जो कल यहाँ आया था पकड़ा गया। तो ये क्या है, ये संबंधवाचक है, क्योंकि संबंध है। मोहन जो यहाँ कल आया था, ये कल यहाँ आया था, संबंध जोड़ दिया हमने इससे, कि जो कल यहाँ आया था वो पकड़ा गया। जो सो मैंने बताया था वो क्या होगा, संबंधवाचक हो जाएगा। तो ये क्या है, संबंध है। क्या है, संबंध है इसमें। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जो जाएगा सो किल्ले। तो ये भी क्या हो जाएगा, संबंध हो जाएगा। जो शो आता है तो उसमें क्या होता है, संबंध होता है। अगला प्रश्न है, मैं प्रतिदिन ठंडे जल से स्नान करता हूँ। तो ये क्या है, उत्तम पुरुष है, क्योंकि मैं क्या आता है, खुद के लिए आता है, स्वयं के लिए प्रयोग होता है। तो मैं प्रतिदिन ठंडे जल से स्नान करता हूँ, क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। तो संबंधवाचक प्रयोग, जो जाएगा सोएल। तो जो क्या है, ये संबंधवाचक है। क्या है, संबंधवाचक है। कौन सा, जो जाएगा सोएल। ठीक है। अगला प्रश्न है, मध्यम पुरुष का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। तो मध्यम पुरुष का प्रयोग, आप बीमार हो गए थे। इसमें क्या है, आप क्या है, मध्यम। मैंने अभी से पहले बताया था कि आप कैसा होता है, मध्यम पुरुष में होता है। तो क्या है, आप बीमार हो गए थे, ये मध्यम पुरुष है। अगला प्रश्न, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। तो निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस में हुआ है, इसमें, आप भला तो जग भला। ठीक है, इसमें क्या हुआ है, वह आप ही चलेंगे। इसमें क्या है, वहाँ आप ही चलेंगे या वह आप ही चलेंगे। तो ये क्या है, आप माने स्वयं चलेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, निजवाचक है। ठीक है, वह आप ही चलेंगे। जो सो में कौन सा सर्वनाम होता है। तो आपको मैंने बताया था, जो संबंध क्या होता है, संबंधवाचक होता है। जो आया है सो जाएगा। ठीक है, क्या है, संबंधवाचक है। अगला प्रश्न है, विशेष कर्मचारी किसकी नौकरियां हैं। तो विशेष कर्मचारी किसकी नौकरियां हैं, ये कौन सा होगा, संज्ञा होगा या सर्वनाम होगा। तो विशेष कर्मचारी किसकी नौकरियां हैं, तो यहाँ पर दोनों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर संज्ञा के साथ सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। तो संज्ञा सर्वनाम दोनों होंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, दोनों होंगे। अगला प्रश्न है, विशेषण के कितने भेद हैं। तो विशेषण के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। क्या होते हैं, 4 भेद होते हैं विशेषण के।
अगला प्रश्न है, जो विशेषण विशेष से पहले आते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो विशेष विशेषण कहा जाता है। क्या कहता है? विशेष विशेषण कहा जाता है। जैसे वह वह बहुत तेज दौड़ता है तो यहाँ पर क्या है? तेज तो विशेषण है, मगर बहुत क्या है? प्रविशेषण है। क्या है? प्रविशेषण या क्या है? विशेष विशेषण, विशेषता बता रहा है। ठीक है, आपको याद रख के चलना है। जब वीडियो विशेष के बाद आता है तो उन्हें क्या कहा जाता है? तो वीडियो विशेषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वीडियो विशेषण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आशा का बोध कौन सा विशेषण करता है? तो आशा का बोध कौन सा विशेषण करता है? यहाँ पर गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि यहाँ पर क्या किसी गुण को बताया जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चौकोर शब्द में कौन सा विशेषण है? तो क्या है? गुणवाचक। गुण बता रहा है किसका? चौकोर का। चौकोर का बता रहा है, तो क्या है? गुणवाचक विशेषण होगा। अगला प्रश्न है, सर्वनामिक विशेषण का अन्य नाम कौन सा होता है? तो सर्वनामिक विशेषण का अन्य नाम कौन सा होता है? स्वदेशी या निर्देशित विशेषण होता है। कौन सा? निर्देशित विशेषण होता है। अगला प्रश्न है, चौगुना शब्द में कौन सा विशेषण होगा? तो चौगुना में संख्यावाचक विशेषण होगा, क्योंकि चौगुना 4 का पता लग रहा है हमें, तो संख्या जिसमें शब्दों संख्या का प्रयोग होता है वो कौन से होते हैं? संख्यावाचक विशेषण होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माप तोल का ज्ञान कौन सा विशेष करता है? तो माप तोल का ज्ञान कौन सा विशेष करता है? यहाँ परिणाम वाचक का बोध हो रहा है, क्योंकि परिणाम बता रहा है। माप तोल क्या है? परिणाम वाचक होता है माप तोल। कितना? 5 क्विंटल, 10 किलो चावल, 5 क्विंटल गेहूँ, आधा बोरी गेहूँ, क्विंटल में जितने बताता है कि प्रमाण बता रहा है इस चीज़ का, तो ये क्या है? ये परिणाम वाचक विशेषण होता है। अगला प्रश्न है, संख्या वाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो संख्यावाचक के 2 भेद होते हैं। कितने? 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तरवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो उत्तरवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। सारे लड़के शोर मचा रहे हैं, कौन सा विशेषण है? तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, क्योंकि निश्चित नहीं है ना सारे कितने हैं, तो ये क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक है। अभी कहता है 100 लड़के शोर मचा रहे हैं, तो पता होता है कि 100 तो निश्चित होता है संख्या। अब सारे लड़के शोर मचा रहे हैं तो ये तो पता नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाजार में कुछ सब्जियां लेना है, तो कुछ लेना है, तो बाजार में कुछ सब्जियां लेना है। अनिश्चित वाचक संख्या क्या हो जाएगा? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? अनिश्चित वाचक संख्यावाचक हो जाएगा। ठीक है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, थोड़ी मलाई देना, तो इसमें क्या है? इसमें भी थोड़ी क्या है? पता नहीं लग रहा है कितनी चाहिए इसका पता नहीं लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? अनिश्चित संख्यावाचक है। क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। क्लास में सात्विक लड़के बैठे हैं, तो ये क्या है? अनिश्चित है, यहाँ पे भी अनिश्चितता का बोध हो रहा है, तो अनिश्चित संख्यावाचक संख्या होगी। अगला प्रश्न है, ग्राम 10 सोना खरीदा है, 16 ग्राम या कितना है? 1 ग्राम सोना खरीदा है, तो इसमें क्या हो जाएगा? ये निश्चित है। कितने ग्राम सोना खरीदा है? 1 ग्राम सोना खरीदा है, या ग्राम सोना खरीदा है, पता लग रहा है ग्राम, तो ये क्या है? ये निश्चित हो जाएगा, तो ये क्या है? निश्चित वाचक विशेषण हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राम को श्याम से तिगुना लाभ हुआ, तो राम को श्याम से तिगुना लाभ हुआ, क्या है ये भी हमारे निश्चित वाचक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक गुरु पेंसिल ले आना, तो ये क्या है? एक है, ये क्या है? निश्चित है। क्या है? निश्चित है, तो ये क्या होगा? निश्चित वाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निश्चित वाचक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गीता सबसे कुरूप है, इस वाक्य में विशेषण की कौन सी स्थिति है? तो इसमें कौन सी है? उत्तमावस्था है। ठीक है, अगला प्रश्न है, राधा बहुत सुंदर है, इसमें बहुत क्या है? इसमें बहुत पूछा गया है। ठीक है, इसमें इस वाक्य में क्या क्या है? बहुत सुंदर है। विशेषण कौन था? विशेषण पूछा गया है। बहुत के बारे में बताया गया है, तो विशेषण पूछा गया है। इसमें क्या विशेषण कौन क्या है? तो इसमें क्या है? बहुत है। ठीक है, अगला प्रश्न है,
प्रधानमंत्री आवास 5वीं मंजिल पर है, तो ये क्या है? निश्चितवाचक संख्यावाचक है। 5वीं मंजिल बताया गया है और क्या है? निश्चित संख्यावाचक है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, अकर्मक क्रियाएं बताती हैं, तो अकर्मक क्रियाएं क्या बताती हैं? मछलियां तैरती हैं, क्योंकि अकर्मक और सकर्मक क्रियाएं आपने पढ़ी होंगी। अकर्मक क्या होता है? अगर किसी का उत्तर प्रश्न करने पर उत्तर मिलता है तो क्या होता है? सकर्मक होता है, सकर्मक, ठीक है। और जब प्रश्न करने पर उत्तर न मिले तो क्या होता है? अकर्मक। तो अकर्मक। इसी अब मैंने कहा कि मोहन सेब खाता है, तो इसमें क्या होगा? मैं पूछूंगा मोहन क्या खाता है, तो उत्तर मिलेगा मुझे मोहन सेब खाता है, ठीक है। तो इसमें पता लग रहा है ना कि कौन सा काम हो रहा है। किसी काम के होने का ज्ञान होता है तो क्या हो जाता है? कोई कार्य होने का भाव होता है, प्रकट होता है, तो क्या होता है? सकर्मक क्रिया होती है। तो मैंने कहा मोहन क्या खा रहा है, मुझे देखिए प्रश्न करने पर तुरंत उत्तर मिलेगा मोहन सेब खा रहा है। जिसमें किसी चीज़ का प्रश्न करने पर उत्तर ना मिले वो होता है अकर्मक, और जिसमें उत्तर मिल जाए वो होता है सकर्मक। तो अब इसमें अकर्मक क्रियाएं होती हैं। तो मछलियाँ तैरती हैं, अब पूछूँ मछलियाँ क्या तैरती हैं, तो इसका उत्तर नहीं मिल रहा है, तो क्या होता है? ये अकर्मक क्रिया होगी। मछलियाँ क्या तैरती हैं, नहीं मिल रहा है। अब मैं कहता हूँ मछलियाँ आटा खाती हैं, तो मिल जाता मुझे उत्तर। मछलियाँ क्या खाती हैं? आटा खाती हैं। यहाँ देखिए, यहाँ एक और एग्जाम्पल लेते हैं। गेहूँ पिस रहा है, पिस रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? गेहूँ पिस रहा है, तो गेहूँ क्या हो रहा है? यहाँ पता लग रहा है ना कि गेहूँ क्या हो रहा है, तो यहाँ मुझे गेहूँ पिस रहा है, मगर ये काम कौन सा हो रहा है? गेहूँ पिसने का हो रहा है। अगर मैं कहता गेहूँ कौन पीस रहा है, तो ये हो जाता। खाली गेहूँ पिस रहा है, तो ये भी अकर्मक क्रिया है। कौन सी? अकर्मक है। इसको आपको ध्यान में चलना है। अगला प्रश्न है, अकर्मक क्रियाएं बताती हैं, तो अकर्मक क्रियाएं क्या बताती है? अकर्मक क्रियाएं बताती हैं तितलियां बागों में उड़ती हैं। ये क्या है? तितलियां बागों में उड़ती हैं, तो क्या उड़ती हैं ये पता नहीं चल रहा है। सोन फसल काटता है, तो पता लग रहा है कौन काटता है फसल? सोन काटता है। मोहन पानी पीता है, कौन पीता है? मोहन पीता है। तितलियां क्या उड़ती हैं बागों में? तितलियां बागों में उड़ती हैं, तो क्या उड़ती हैं पता नहीं लग रहा है। अगला प्रश्न है, अकर्मक क्रियाएं बताएं, तो इसमें भी अकर्मक क्रिया बतानी है। तो सोना दिखता है, राधा उड़ गई, वह ही सदा धोता है, ये सबसे। तो ये क्या है? राधा उड़ गई, क्या उड़ गई पता नहीं चल रहा है। यहाँ सोना दिखता है, क्या दिखता है? सोना दिखता है, पता लग रहा है प्रश्न करने पर। वही सदा धोता है, क्या? दूध धोता है, ठीक है। ये क्या है? इशारा है। अगला प्रश्न है, अकर्मक क्रियाएं बताओ, तो अकर्मक बताना है आपको। तो ये क्या अकर्मक बताना है? आशा प्रतिदिन दौड़ती है, राधा टीवी रोना है, ठीक है। रोहन दीवार रंगता है, तो पता लग रहा है यहाँ पर रोहन क्या करता है? दीवार रंगता है, ठीक। यहाँ पर राधा टीवी रोना गलत लिखा है। राधा टीवी देखती है, तो क्या देखती है? टीवी देखती है, पता लग रहा है। आशा प्रतिदिन दौड़ती है, क्या दौड़ती है ये पता नहीं लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा कर्मक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बनने वाली धातु क्या कहलाती हैं? तो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से बनने वाली धातु क्या कहलाती हैं? ये हमारी क्या कहेंगे? नाम धातु। क्या कहलाती हैं? नाम धातु कहलाती हैं। अगला प्रश्न है, धातु किसे कहते हैं? धातु किसे कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे जैसे खाना है, तो खाने को क्या कहते हैं? खा धातु है इसमें मूल रूप से। जिसे कहते हैं बैठना, तो बैठ धातु है इसमें। जाना, तो जा धातु है, मूल धातु। धातु किसे कहते हैं? तो क्रिया के मूल रूप के। खा, पी, उठ, बैठ, जा, ठीक है। ये क्या है? सब मूल धातु हैं। अगला प्रश्न है, धातु कितने प्रकार की होती हैं? तो धातु 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? धातु 2 प्रकार की होती हैं, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, किसी अन्य शब्द पर वर्जित नहीं रहने वाली धातु क्या कहलाती है? तो मूल धातु कहलाती है। क्या कहलाती है? मूल धातु कहलाती है। जैसे मैंने कहा खाना खा, तो खा क्या है? मूल धातु। बैठ, अगर मैं खाली बैठ कहूँगा तो ये मूल धातु है। बैठना कह दूंगा तो ये मूल धातु नहीं होगी, इसका रूप परिवर्तित हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रिदिम ने खेलकर दूध पी लिया, इस वाक्य में खेलकर कौन सी क्रिया है?
तो इसमें क्या पूर्वकालिक है, क्या है पूर्वकालिक, क्योंकि रिद्धिम ने खेल कर दूध पी लिया, मतलब एक क्रिया करने के बाद में दूसरी क्रिया की, तो क्या है पूर्वकालिक है। ठीक है, खेल कर, तो ये क्या है खेल कर, पहले उन्होंने खेला फिर दूध पिया, तो क्या पहले खेला, तो पहले खेल लिया, मतलब पूर्व में खेल लिया, फिर दूसरी क्रिया की दूध पीने की, तो खेल कर दूध पी लिया कौन सी है, इसमें पूर्वकालिक हो जाएगी। अगर है न्यू कपड़े धोती है, तो न्यू कपड़े धोती है, इसमें क्या हो जाएगा, वाक्य में क्रिया पूछी गई है तो इसमें सकर्मक हो जाएगा। पूछने पता लग रहा है कि न्यू क्या धोती है, न्यू कपड़े धोती है। अगला प्रश्न है हमारा, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इसमें कौन सा कारक हो जाएगा, इसमें वृक्ष पर बैठे हैं, तो कर्ता ने, आपने पढ़ा होगा कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का की रारी अधिकरण में पर, तो ये क्या है अधिकरण हो जाएगा कि वृक्ष पर, अधिकरण में पर, तो अधिकरण वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, तो अधिकरण हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, सार्थक खंड वाले शब्द क्या कहलाते हैं, तो सार्थक खंड वाले शब्द क्या कहलाते हैं, योगी कहलाते हैं, क्योंकि जब दो शब्दों को एक मिलकर पाठशाला, तो पाठशाला, तो पाठशाला में क्या है, पाठ अलग है शाला अलग है, तो ये क्या है पाठशाला में क्या है ये योगी शब्द हैं, ये क्या हो जाते हैं सार्थक खंड हो जाते हैं इनके। तो जिस इनके सार्थक खंड हो जाते हैं, इसके पाठ को अलग कर देंगे, सालों को अलग कर देंगे, इनके सार्थक खंड हो जाते हैं, वो क्या हो जाते हैं सार्थक खंड होते हैं, वो क्या कहलाते हैं योगी कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में क्रिया विशेषण प्रयुक्त हुआ है, तो किस वाक्य में क्रिया विशेषण प्रयुक्त हुआ है, वह धीरे से बोलता है, तो ये क्या है क्रिया विशेषण है, क्या बोलता है धीरे से बोलता है, तो इसमें प्रयोग हुआ है धीरे से। अगला प्रश्न है, इसमें से विकारी शब्द कौन सा है, तो विकारी शब्द पूछा गया है इसमें से, तो हाथी है, हाथी में विकार हो जाएगा, क्योंकि हाथी का क्या होता है हथिनी हो जाता है, क्या हथिनी, इसमें विकार हो जाता है, वो क्या होता है विकारी शब्द कहलाते हैं। यौगिक शब्द कौन सा है, तो यौगिक शब्द पूछा गया है इसमें, तो पाठशाला यौगिक है, मैंने अभी पाठशाला यौगिक है, अभी मैंने एग्जाम्पल इसका दिया था। अगला प्रश्न है, योगरूढ़ शब्द कौन सा होता है, तो योगरूढ़ शब्द कौन सा होता है, योगरूढ़ वो होता है लंबोदर। सभी बहुबरी समाज के उदाहरण क्या होते हैं, वो क्या होते हैं योगरूढ़ होते हैं, सारे बहुबरी समाज के उदाहरण क्या होते हैं योगरूढ़ होते हैं। इसी हमने पूछा लंबा है उधर जिसका, तो क्या होता है लंबोधर। चक्र है पहाड़ी में जिसके, तो होगा विष्णु। रात्रि में विचरण करने वाला क्या हो जाएगा चोर या निशाचर। ठीक है, ये हो जाएगा, ये हो जाते हैं बहुबरी समाज के सारे उदाहरण क्या होते हैं, ये हमारे योगरूढ़ होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन सा है, तो विकारी शब्द पूछा गया है इसमें से, तो यहाँ पर मनुष्य हो जाएगा, विकारी शब्द मनुष्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मनुष्य की जगह मनुष्य भी हो जाएगा, मनुष्य बहुवचन में। ठीक है, तथापि ऐसी रहेगा, बल्कि ऐसी रहेगा, और एवं ऐसी रहेगा, ये क्या है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से ऋण शब्द कौन सा है, तो निम्नलिखित में से ऋण शब्द पूछा गया है, तो पशु है, क्या है ऋण है, इसका कोई खंडे नहीं हो सकते, ये क्या है ऋण है, इनको दो सार्थक खंडों में विभाजित नहीं किया जा सकता, बाकी को हम सब कर सकते हैं। सम प्लस तल, समतल हो जाएगा। वाचन प्लस आलय, वाचन या वाचन प्लस आलय वाचनालय, या फिर और उसका भी हो जाएगा विद्याधन आलय विद्यालय। श्याम जरा उठकर बाहर देखो, दरवाजा कौन खटखटा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा क्रिया विशेषण हो जाएगा, क्या हो जाएगा क्रिया विशेषण हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, इनमें से अव्यय शब्द कौन सा है, तो इनमें से अव्यय शब्द हो जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, अगला प्रश्न है, पत्र में अपने से बड़े के लिए क्या क्या होता है, अपने से बड़े के लिए होता है श्रद्धेय, और अपने समान के लिए क्या होगा प्रिय। ठीक है, अगला प्रश्न है, पत्र में अपरिचितों को संबोधित करने के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है, तो अपरिचितों को प्रयोग करने के लिए कौन सा शब्द प्रयोग करते हैं हम, आदरणीय का प्रयोग करते हैं, किसका आदरणीय का, कहते हैं आदरणीय। ठीक है, अगला प्रश्न है, सदा शब्द क्या है, तो सदा शब्द हमेशा अव्यय होता है, क्या होता है अव्यय होता है सदा शब्द। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अव्यय शब्द का कौन सा भेद नहीं है, तो अव्यय का कौन सा नहीं है, भवादी शब्द नहीं होगा। अगला प्रश्न है, योगी शब्दों का निर्माण कितने प्रकार से होता है, तो योगी शब्दों का निर्माण 3 प्रकार से होता है। अगला प्रश्न है, योगरूढ़ शब्दों में कौन सा समास होता है, तो योगरूढ़ शब्दों में बहुब्री समास होता है। अगला प्रश्न है, योगरूढ़ शब्द इनमें से कौन सा नहीं है, तो योगरूढ़ शब्द इनमें से कौन सा नहीं है, विद्यालय। विद्यालय कौन सा है, यौगिक है, क्या है यौगिक शब्द विद्यालय। ठीक है, अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पदार्थ शब्द है? कौन सा पदार्थ है? रसोई। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रूढ़ शब्द है? तो घर क्या है? रूढ़ शब्द है, इसमें सार्थक खंड नहीं किए जा सकते। अगला, निम्न में से कौन सा शब्द रूढ़ शब्द है? तो ये क्या है? घर क्या है? रूढ़ शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? तो रूढ़ शब्द कौन सा है? पेट। पेट के क्या हो सकते? सार्थक खंड नहीं हो सकते। ठीक है, इसीलिए रूढ़ शब्द है ये। निम्न में से योग ऋण शब्द कौन सा है? तो योग ऋण शब्द कौन सा है इसमें से? तो योग ऋण दशानंद है, क्योंकि ये बहुवचन समास के उदाहरण होते हैं। जितने भी होते हैं ये योग ऋण बहुवचन समास के उदाहरण होते हैं। जितने भी बहुवचन समास होता है ये योग ऋण होते हैं। तो दशानंद के लिए प्रयोग होता है, रावण के लिए प्रयोग होता है, जिसमें क्या निकल कर आता है? तीसरा अर्थ निकल कर आता है। ठीक है, तीसरा अर्थ निकल कर आता है। निम्न में से योग ऋण शब्द कौन सा है? तो योग ऋण शब्द कौन सा है? पंकज है। क्या है? पंकज। पंकज के लिए होता है कमल। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में सबसे अधिक उपयोग किसकी होती थी? तो प्राचीन काल में अल्पविराम का प्रयोग सबसे अधिक होता था। क्या? अल्पविराम का। अगला प्रश्न है, प्रश्नवाचक कुंजी को प्रयोग किस अवस्था में होता है? तो प्रश्नवाचक कुंजी का प्रयोग होता है अनारक्षित में। किसमें? अनारक्षित में होता है। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल में है? तो सामान्य भूतकाल में इसमें अचानक बिजली कौंध उठी। तो ये क्या है? क्रिया सामान्य भूतकाल में है, अचानक बिजली कौंध उठी। ये क्या है? इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 100 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्त्रीलिंग शब्द है। तो स्त्रीलिंग शब्द क्या है? स्त्रीलिंग रियासत है, दिन है या राष्ट्र है। तो क्या कहते हैं? तुम्हारी रियासत में कितने हैं? तुम्हारी हो गया नहीं, तुम्हारी रियासत में कितने लोग हैं? तुम्हारी रियासत कितनी दूर तक है? क्या है? दिन। दिन क्या है? पुल्लिंग है, दिन फैल गया। राष्ट्र किसी की कहते हैं वो राष्ट्र अच्छा है बुरा है, राज्य अच्छा है कैसा है, ये क्या है? ये भी क्या है? हमारा पुल्लिंग है। तो रियासत क्या है? स्त्रीलिंग है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द खींचा जाता है? तो कौन सा है? एक, कपट। निम्न में से कौन सा शब्द खींचा जाता है? ये कुछ मिस्टेक लग रही है टाइपिंग में। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो स्त्रीलिंग कौन सा शब्द होगा? मकड़ी क्या है? स्त्रीलिंग शब्द होगा। क्या होगा? मकड़ी स्त्रीलिंग शब्द होगा, क्योंकि यहाँ पर घर क्या है? घर गया, घर आ गया। तो ये क्या है? दरवाज़ा खोला गया, गेंडा आ गया, मकड़ी आ गई। निम्नलिखित हिंदी में शब्दों का लिंग अभिव्यक्ति आधार पर होता है। तो किसके आधार पर होता है? संज्ञा के आधार पर होता है। लिंग अभिव्यक्ति का परिवर्तन किसमें होता है? संज्ञा के आधार पर होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रमाणिक पुल्लिंग का उदाहरण है? तो अप्रमाणिक पुल्लिंग का उदाहरण क्या है? इसमें से अरावली। क्या है? अरावली है। इसमें क्या है? अरावली है, वो हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गिरानी में गरीबों को बताया। तो ये इसमें क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? इसमें संपर्क हो जाएगा। गिरानी ने गरीबों को बताया। तो कर्ता ने, तो क्या हो जाएगा? गृहिणी ने। देखिए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर हो जाएगा कर्ता ने, गृहिणी ने। तो यहाँ हो जाएगा गृहिणी ने बताया ना। तो यहाँ भी ऑप्शन गलत है। क्या है? गलत है। यहाँ पर बंदर नाच स्वामी है। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर बंदर नाच स्वामी है। तो ये कौन सा हो जाएगा? बंदर नाच स्वामी है। तो यहाँ कौन सा काम हो रहा है? नाचने का काम हो रहा है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? कर्म कारक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कर्म कारक हो जाएगा। वाक्य में कौन सा कारक है? तो वाक्य में कौन सा कारक है यहाँ पर पूछा गया है। तो वाक्य में कौन सा कारक है? तो यहाँ पर वाक्य नहीं दे रखा है, ये तो थोड़ा छोड़ दीजिए। वाक्य दे ही रखा है। बावर्ची चावल से भात पकाता है। तो क्या पकाता है? चावल से। तो करण से, करण के लिए हो जाता है। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का कार्य अधिकरण में पर। तो करण से हो जाएगा। तो हो जाएगा करण से हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री ने अनाज और अनाज को अनाज दिया। मुख्यमंत्री ने अनाज और अनाज को अनाज दिया, क्या हो जाएगा? मुख्यमंत्री ने, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से। तो देखो हो जाएगा कर्ता ने, मुख्यमंत्री ने दिया, दे दिया है ना। तो ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पर भी कर्ता हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रोहन ने धोबी को कपड़े बताए। तो रोहन ने, यहाँ कौन सा हो जाएगा? कर्म। कौन सा? यहाँ भी क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुंदर लाल बहुड़ा ने चिपको आंदोलन वाक्य में कौन सा कारक है?
तो क्या है, सुंदरलाल बहुगुणा ने। तो ये क्या है, कर्म, कौन सा, ने आ गया यहाँ पर, ने का प्रयोग हो रहा है, कर्ता ने। अगला प्रश्न है, आंसू की बहन रागिनी है, तो क्या है, संबंध कारक है। यहाँ पर क्या बता रहा है, संबंध उतारा गया है। अगला प्रश्न है, अगला हमारा आज का लास्ट प्रश्न है, शीला दौड़ने में तेज है, इसमें वाक्य में कौन सा कारक है। तो शीला दौड़ने में, तो कौन क्या है, अधिकरण में पर। तो सीधा अधिकरण में पर होता है, तो अधिक इसमें हो जाएगा अधिकरण, क्या होगा, अधिकरण में पर। तो में इसको में प्रयोग होता है में। तो ये आज के हमारे मुख्य प्रश्न थे, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हैं। यदि ये प्रश्न अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।